हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग यानी महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख करके जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से लोग इन्हें भाई कहते थे। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से लोग इन्हें भाई कहते थे। इनके पिता कमरचंद्र गांधी राजकोट शहर में दीवान थे। इनके पिता कमरचंद्र गांधी राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे: हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास तथा जमुनालाल बजाज को इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता है। 1888 ईस्वी में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहां वकालत की पढ़ाई एलएलबी पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। यानी कि एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1894 ईस्वी में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिए और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यानी महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिए और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी थी। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। और 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौट आएंगे। यानी कि 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी जब भारत आ रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस दक्षिण अफ्रीका लौट आएंगे। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। यानी महात्मा गांधी 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे और 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। यानी महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनवाक की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह का अभियान आरंभ किया। महात्मा गांधी ने एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। यानी कि महात्मा गांधी ने 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट, भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया और 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में कारावास, दंड आंदोलन,
जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। यानी महात्मा गांधी के 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। 1908 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ और जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। यानी महात्मा गांधी जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। यानी महात्मा गांधी ने मई 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। 1913 ईस्वी में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। यानी महात्मा गांधी ने 1913 ईस्वी में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉलस्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा गांधी की उपाधियां। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सर्जेंट की उपाधि दी क्योंकि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। विंस्टन चर्चिल पीएम ऑफ इंग्लैंड ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। यानी कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? तो विंस्टन चर्चिल जो पीएम ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। यानी कि गांधी जी को शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। गांधी जी को खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। यानी कि गांधी जी के बारे में आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौटे। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 ईस्वी में ही एक आश्रम स्थापित किए जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के रूप में जाने जाने लगा। यानी महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के करीब कोचरब नामक एक स्थान पर 1915 ईस्वी में ही एक आश्रम स्थापित किए जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाने जाने लगा। इस आश्रम के लिए पैसा जो था अम्बालाल साराभाई ने दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता है। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता
अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया और इसकी अध्यक्षता यानी कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने यानी कि 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया और इसी अधिवेशन में यानी कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील्हे जमींदारों की तिनकठिया पद्धति की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। 1917 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। यानी कि अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नील्हे जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का सफल आंदोलन था। यानी कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ कराया। 1918 ईस्वी में ही गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। पहला चरण था सत्याग्रह, दूसरा भूख हड़ताल, तीसरा चरण था बहिष्कार और चौथा चरण था हड़ताल। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने अनार्शियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया, जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। लेकिन 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया, जबकि कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और जनसभा का शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। उस समय भारत के वायसराय गवर्नर चेम्सफोर्ड था। उस समय भारत के वायसराय गवर्नर कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। आंकड़े के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। हंसराज नामक एक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने यह कहा कि
यह जनरल डायर द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने यह कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया। 1940 ईस्वी में अधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। 1940 ईस्वी में अधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मार करके हत्या कर दी। नेक्स्ट देखेंगे होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यानी होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक इंडियन अर्नेस्ट कहा था, जिस कारण से उस पर केस करने लंदन चले गए और 1918 ईस्वी में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया। यानी कि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक इंडियन अर्नेस्ट कहा था, जिस कारण से उस पर केस करने के लिए बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए और 1918 ईस्वी में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। होम रूल का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? तो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 ईस्वी में उन्हें छोड़ा गया तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता राज्यों का स्वशासन थी। नेक्स्ट देखेंगे खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया था कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन का विरोध में खिलाफत विरोध आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन में को मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरुआत किया था। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 23 नवंबर 1919 ईस्वी को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दिया। खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता 23 नवंबर 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त रहा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई और महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही
1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेजों के काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकता था। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वह भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष सी.आर. दास थे तथा पहली महिला वसंती देवी थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में चौड़ी चौड़ा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। उन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी दूसरे गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 ईस्वी को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 साल की सजा हुई। 10 मार्च 1922 ईस्वी को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 साल की सजा हुई। 1924 ईस्वी में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 ईस्वी में गांधी जी ने बेलाग्राम कांग्रेस अधिवेशन केरल की अध्यक्षता की। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज दल। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी की गठन का चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष सी.आर. दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने, जो इस पार्टी के संस्थापक थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि यदि कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। इनका 3 प्रमुख काम था: सरकारी काम में बाधा डालना, दूसरा था राज्यों की स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता, तीसरा था डोमेनियन स्टेट। स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति की उचितता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज दल ने मूडी मैन कमीशन का रिपोर्ट भी पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर वैध शासन की बात कर रहा था। विट्ठल बाई ने विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे, स्वराज दल के थे। विट्ठल बाई विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे, ये स्वराज दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा। 1928 आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। बलसाड सत्याग्रह 1924। यह गुजरात के बलसाड से डकैती कर टैक्स के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों को डकैती कर टैक्स रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वाईकोड सत्याग्रह 1924-25। यह केरल के मलबार तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था, जिसका विरोध टी.के. माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल रहा। साइमन कमीशन। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही
साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है, किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन करवाया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसके अध्यक्ष साइमन थे। क्लीमेंट इटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। साइमन कमीशन 1919 ईस्वी के अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग था। फरवरी 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर परी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी तथा यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दे दी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में करा दिया गया। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वार्केन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दे दी, यदि सर्वसम्मति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य डोमिनियन स्टेट स्वायत्त राज्य की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किए, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट भारत रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य डोमिनियन स्टेट स्वायत्त राज्य की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं की, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। 14 सूत्रीय जिन्ना फॉर्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्रीय जिन्ना फॉर्मूला दिया। अंग्रेजों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। लाहौर अधिवेशन 1929, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा, मध्यरात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है और भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।